यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, बहुत कोई कहते हैं कि यूपीएससी खेल नहीं है बच्चों का, दम निकल जाता है अच्छे अच्छों का। लेकिन ये दम निकलता किनका है? जिन्होंने अपनी तैयारी के पहाड़ पर अपने कदम दृढ़ता से नहीं जमा के रखे, उन्हीं का दम निकलता है। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम का एक सिस्टम है और उस सिस्टम को जिसने नहीं समझा है और फिर उसके लिए जिन प्रोसेस को अपनाया जाना चाहिए, उन प्रोसेस को जिन्होंने नहीं अपनाया है, उन्हें ही इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करें, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग आंसर राइटिंग पर बात करेंगे और आंसर राइटिंग में आपको पता है कि अभी हम कीवर्ड्स पर बातें कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे यूपीएससी मेंस के, तो उसमें आपको कीवर्ड्स मिलेंगे: डिस्कस, कमेंट, क्रिटिकली एनालाइज़, एनालाइज़, एग्ज़ामिन। ये कीवर्ड्स हैं। यही वो कीवर्ड्स होते हैं जो बताते हैं आपको कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के बाद आप किस तरीके से अपने दिमाग में उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे आंसर का, और फिर किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। अगर आपने इन्हें इग्नोर किया, तो फिर आप सही से आंसर नहीं लिख पाएँगे, क्योंकि इसी के बेस पर वो क्वेश्चन का एंगल तैयार होता है और उस तरीके से लिखना होता है। और फिर आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएँगे, या यूँ कहिए कि हो सकता है बहुत ही बुरे मार्क्स आएँ। अगर आप बिना इनको इस्तेमाल में लाए लिखेंगे, मतलब अगर इनके अनुसार आपने नहीं लिखा, क्योंकि सारे कीवर्ड्स अलग हैं, उनके मीनिंग्स अलग हैं और मीनिंग के साथ-साथ आंसर की डिज़ाइन बदल जाती है। और अगर आपने इग्नोर किया, तो एग्ज़ामिनर यही सोचेगा कि ये जो स्टूडेंट है, इसने सही से सब कुछ समझा नहीं है, बस लिखने के लिए लिख दिया है आंसर, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स वो नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी कीवर्ड्स पर हम बात कर चुके हैं। आपको याद होगा कि शुरू में मैंने आपको जितने भी कीवर्ड्स यूपीएससी पूछता है, उन सारे की लिस्ट दी थी और साथ में उन्हें मैंने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड भी किया था। 4 कैटेगरीज़ में इसीलिए डिवाइड किया था कि देखिए, मीनिंग तो इतने सारे होंगे, सबके अलग-अलग होंगे। लेकिन अगर सबकी आंसर की स्ट्रक्चर आप अलग-अलग ध्यान में रखेंगे, तो आप बहुत कन्फ्यूज़न में चले जाएँगे। मेन बात होती है जब आंसर राइटिंग की बात होती है, तो होती है कि कुछ को आप इन्फॉर्मेटरी टर्म में लिखते हैं, कुछ में थोड़ा-सा एनालिसिस करते हैं, कुछ में आप ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए मैंने, आपको याद होगा, 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड की थी कि एक सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको देना है, जिसमें आपको लिटिल एनालिसिस करनी है, और उसमें उसके बाद थोड़ा-सा ज़्यादा, और फिर वेरी डीप एनालिसिस की हमने बातें की थी। वो था वर्ड्स के अकॉर्डिंग कि जितने वर्ड्स में आपको लिखना होता है, उसमें कितने कंटेंट्स डालने हैं। फिर बाद में जाकर हम उस पर भी बात करेंगे कि किस तरीके से, कितने वर्ड्स में आपको किस तरीके से अलग-अलग कीवर्ड के साथ कंटेंट लिखने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा कीवर्ड है फ्रेंड्स, अब आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से आपको उसका उपयोग आंसर राइटिंग के लिए करना है। अगला वर्ड है फ्रेंड्स, हाइलाइट। देख के चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी। हाइलाइट का क्या मीनिंग होता है हम सब जानते हैं, लेकिन वो एक डिक्शनरी मीनिंग है। आंसर राइटिंग के लिए आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग की बात करें, तो हाइलाइट का मीनिंग होता है मुख्य बातों को दर्शाना। मुख्य बातों को दर्शाना। हिंदी में मैंने क्यों लिया है, आपको मैंने कहा था कि एक मीनिंग ऐसा हमारे दिमाग में होना चाहिए जो कीवर्ड देखते ही खट से ऐसे क्लिक हो जाए हमारे माइंड में, क्योंकि वहाँ चीज़ें क्विक चाहिए होंगी और
अगर वो मदर टंग में हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम उससे फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें तुरंत आ सकती हैं। इसीलिए मैंने हिंदी में लिया है। अगर आपका मदर टंग कोई रीजनल या इंग्लिश है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुख्य बातों को दर्शाना, जिसके लिए भी हाइलाइट करने को कहा गया है, जिस भी टॉपिक या जिस भी एंगल को क्वेश्चन में, आप उनकी मेन बातों को लिखें। और एक मीनिंग क्या हो, टू शो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। सिमिलर वर्जन है, उसी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन्हें आपको दिखाना है, शो करना है। अब देखिए, क्वेश्चंस के साथ अगर यूपीएससी ने कोई खास कीवर्ड यूज़ किया है तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो हाइलाइट का क्या पर्पस होता है? टू ब्रिंग स्पेशल अटेंशन ऑफ समवन टुवर्ड्स समथिंग। आप चीज़ों को हाइलाइट करते हैं, तो उसका मकसद क्या होता है कि जो भी, जिसके लिए भी आप ये कर रहे हैं, आप उसके अटेंशन को वहाँ पे लेके आना चाहते हैं। आप जिस भी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर भी आंसर लिखने जा रहे हैं, उसके लिए जो आप चीज़ें लिख रहे हैं, उधर आप स्पेशल अटेंशन एग्ज़ामिनर का खींचना चाह रहे हैं, ये एक पर्पस होता है। टू एम्फसाइज़ समथिंग, जोर देना किसी बात पर, ये भी हाइलाइट का एक पर्पस होता है। अब बात करेंगे यूटिलाइज़ेशन की, कि अगर हाइलाइट क्वेश्चन में है, तो आप आंसर लिखेंगे कैसे? सबसे पहले आप ध्यान रखें, अगर हाइलाइट है तो आपको जो आंसर है वो पॉइंट्स में लिखने चाहिए, राइट इन पॉइंट्स। सेकंड बात आप ध्यान रखेंगे कि गिव इम्पोर्टेंट बट ओनली सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन, कि आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने तो हैं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस बतानी तो हैं, लेकिन उसको डीप में लेके नहीं जाना है। मतलब ये नहीं कि आपने एक स्टेटमेंट लिखा फिर उसको सपोर्ट के लिए दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, फिर उसको सपोर्ट के लिए तीसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो एनालिसिस या क्रिटिकली एनालिसिस में होता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। इसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन बताना है, जो मतलब मान लीजिए पूछा गया है क्वेश्चन, उसका जो सरफेस लेवल पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या कारण है, उसको हाईलाइट करने को अगर आपसे कहा गया है, तो आप उसमें जो सरफेस लेवल की सिर्फ बातें हैं कि इंडस्ट्रियल सीवेज जो है उसका डिस्चार्ज कर दिया जाता है, डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज, बस इतना लिख के आप छोड़ दें। अब ये नहीं कर रहे हैं कि आपने ये तो लिख दिया कि डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज, फिर आप बता रहे हैं, एग्जांपल्स भी दे रहे हैं उसमें कि कहाँ पे किस इंडस्ट्रीज़ वो किस तरीके से सीवेज को डिस्चार्ज करती है और उस तरीके से क्या-क्या होता है, उतना डेप्थ में नहीं जाना है फिर, सरफेस लेवल पर ही बातें करनी। एक क्वेश्चन है जो पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा ही, आइए इससे भी समझने की कोशिश करते हैं। Comment on the resource potentials of the long coastline of India and highlight the status of natural hazard preparedness in these areas. कमेंट भी यूज किया गया है, इस पर हमने अभी बातें की नहीं की है, तो इस पर बाद में बात करेंगे। हाईलाइट वाले पोर्शन को देखते हैं। एक तरफ तो कमेंट करने को कहा जा रहा है कि हमारा जो इंडिया का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, ऑलमोस्ट 7,500 किलोमीटर्स का, इसका रिसोर्स पोटेंशियल क्या है, क्या रिसोर्सेज वहाँ पर हैं, उससे क्या क्या किया जा सकता है, इस पर कमेंट करने को कह रहा है। लेकिन हाईलाइट करने को क्या कह रहा है, स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज, कि इन एरियाज में, जो कोस्टल एरियाज में नेचुरल हजार्ड्स आते हैं, जैसे साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गया, स्टॉर्म्स आ गए, फ्लड्स आ गए, ये चीज़ें हैं। तो नेचुरल हजार्ड जो आता है, तो उनसे निपटने के लिए क्या इंतज़ाम किए गए हैं, क्या प्रिपेयर्डनेस की गई है, उन्हें आपको हाईलाइट करना है। जैसे कि नेशनल कोस्ट गार्ड हैं हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, या फेंसिंग की गई है, वहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं, तो इन सब तरह की जो चीज़ें हैं, जो भी आपको रीज़न्स हैं, जो वो आपको बस डालने हैं कि ये किया गया है। उनकी डीप में एनालिसिस नहीं करनी है, गहरे तौर पर नहीं बताना है उनको। जैसे कि यहाँ पेड़ लगाए गए हैं, अब फिर उसमें ये नहीं आप लिख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ लगाए गए हैं, कैसे-कैसे पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो ये ऊपर का सरफेस मीनिंग आपको बताना है, हाइलाइट में यही करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हाइलाइट के बारे में थी।
आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते। थैंक यू।